ईपीएस को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो हमने देख लिया था कि एक हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक ईपीएस, दूसरा हम रिपोर्ट करते हैं कंपैरेटिव ईपीएस, और तीसरा हम रिपोर्ट करते हैं डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस में एक तो हमने रीजन पढ़ लिया था, दैट वाज कन्वर्टेबल डेट। फिर हमने इसका इंपैक्ट देखा था कि अर्निंग्स पे क्या पड़ेगा जब हमारा कन्वर्टेबल डेट कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर या अर्निंग्स फॉर द ईयर में से डिडक्टेड था वो अब नहीं होगा, यानी हम अपने प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट है वो प्लस कर देंगे और उसकी वजह से जो टैक्स में सेविंग होती है वो टैक्स की सेविंग हम उसमें से माइनस कर देंगे। और ये देखा था कि वर्स्ट डायल्यूशन में कितने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स हम इशू करेंगे टू द डेट होल्डर्स। दूसरा इज वेरी सिमिलर, was convertible preference shares, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे हम देते हैं डिविडेंड्स, और अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम अपने डिविडेंड्स माइनस करते हैं, तो अर्निंग्स कम हो जाती हैं उन डिविडेंड्स की वजह से। अब जब हम डायल्यूटेड ईपीएस निकालना चाहेंगे तो वो डिविडेंड्स को हम एड बैक कर देंगे, लेकिन इन डिविडेंड्स पे खास बात यह है कि टैक्स रिलीफ नहीं मिलता। तो इन दोनों में सिर्फ एक खासियत या डिफरेंस है कि कन्वर्टेबल डेट में टैक्स रिलीफ लूज हो जाएगा, जबकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में टैक्स रिलीफ का कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड्स पे कभी भी टैक्स रिलीफ मिलता ही नहीं है। तो इन दोनों का जो डीईपीएस डेप्स की कैलकुलेशन है वो दोनों की सेम है। अब हम आते हैं लास्ट एरिया पे, दैट इज शेयर ऑप्शंस और वारंट्स। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है शेयर ऑप्शंस किस बला का नाम है? एनीवन? शेयर ऑप्शंस क्या चीज है? नहीं अमृता, इट्स नॉट सिमिलर टू राइट्स इश्यू। शेयर ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। चले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को मोस्टली एंटाइटल करती हैं टू ऑर्डनरी शेयर्स, लेकिन फ्री में नहीं देंगे। उसका रेट आज फिक्स कर देते हैं, जो कि मोस्टली यूजुअली मार्केट वैल्यू से सस्ता होता है, और ये खरीदे कब जाएंगे? एक फ्यूचर डेट में। अच्छा, पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें। मिसाल मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉइज हैं जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस मेरे शेयर की वैल्यू को बढ़ा सकती है,
मैं उनको पीआरपी देना चाहता हूं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देना चाहता हूं। चाहता ये हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि उनको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। ठीक है, जिसको आपने शायद कभी पढ़ा हो, गोल कॉन्ग्रुएंट अप्रोच, कि जो ऑब्जेक्टिव कंपनी का है वही ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय का होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उनको अपनी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स दे देता हूं, तो ऐसा मुमकिन है कि वो इमीडिएटली उन शेयर्स को बेचकर और वही सुस्त रवि के शिकार हो और मजे मजे से काम करते चले। मैं ये चाह रहा था कि यार मेहनत करेंगे, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, इनके पास भी शेयर्स हैं, ये भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। लेकिन पता ये चलता है कि शेयर्स तो मैंने इनको दिए, लेकिन ये मेहनत नहीं कर रहे। बाद में पता चलता है इन्होंने शेयर्स तो बेच दिए। तो मैं इनको शेयर्स अभी नहीं दे रहा, मैं इनको एक ऑफर दे रहा हूं, एक ऑप्शन दे रहा हूं। लेट्स अज्यूम हम ये कहते हैं कि मैं अपने 300 एम्प्लॉइज को एंटाइटलमेंट देता हूं कि वो मेरी कंपनी के 1500 शेयर्स खरीद सकते हैं $1.25 ईच में, आज से 18 महीने के बाद। तो फ्री में तो नहीं ले रहे ना, मुझे वो पैसे तो दे रहे हैं। लेकिन होगा ये कि आज उनके पास वो शेयर्स नहीं है, सिर्फ एंटाइटलमेंट है। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि मैं इस ऑप्शन के साथ कोई कंडीशन लगा दूं। अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो ही वो शेयर्स एक्सरसाइज कर सकेंगे। अच्छा, अब होता यह है कि उनके पास शेयर्स है नहीं जो वो बेच सके। तो वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं इन 18 महीने में, तो वो शेयर जो वो 1.25 में खरीद सकते हैं, अगर वो शेयर लेट से फॉर इंस्टेंस $4 पे चला जाता है, तो इनको हर शेयर पे फायदा होगा ठीक ठाक $2.75 का। और इस तरह से मैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर सकता हूं। अच्छा, अब क्योंकि हमने शेयर इशू करने का की कमिटमेंट की हुई है, अगेन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से ईपीएस गिर सकता है। एक खास बात, इन शेयर ऑप्शंस का अर्निंग्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज होने की वजह से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। जिस तरह कन्वर्टेबल डेट में इंटरेस्ट बचने की वजह से अर्निंग्स बढ़ रही थी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्जन की वजह से डिविडेंड बच रहा था, यानी अर्निंग्स बढ़ रही थी। लेकिन शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज होने की वजह से अर्निंग्स में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो उसका सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट क्या है? दैट इज इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेयर्स। जब उसके नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा, और अर्निंग में कोई भी फायदा नहीं है, तो इसका मकसद ये तो डेफिनेटली डायल्यूशन करेगा। क्योंकि अर्निंग्स अगर नहीं बचा रहा और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा ही करेगा, तो यकीनन नुकसान ही होगा।
एग्जाम्पल, कंपनी का प्रॉफिट 3.85 मिलियन है। साल के बिगनिंग में इसके पास 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। कंपनी ने 2 मिलियन फर्दर ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं एट 31 मार्च। उसके अलावा हमने अपने एम्प्लॉयज को 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एंटाइटल किया हुआ है, जिसके तहत वो हमें ₹1.45 देंगे। जबकि हमारे शेयर की इस साल एवरेज मार्केट वैल्यू 3.2 रही है। ओके, पहले हम बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं। गो अहेड, मुझे बताओ कि आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना है इस साल। बहुत इजी कैलकुलेशन है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट। दिवेश, 5 मिलियन इसका आंसर होता है। 6 मिलियन 9/12। टोटल तो 5 मिलियन नहीं बन सकता ना। ओके, 6,500 टोटल। ओके, तो बेसिक ईपीएस अर्निंग्स रिपोर्टेड है 3.85 मिलियन।
ठीक है, 59.23 सेंट्स। फिर अब आते हैं डायल्यूटेड ईपीएस पे। ध्यान देंगे आप। डायल्यूटिव शेयर्स इस केस में कैसे निकाले जाएंगे, आप ये देखें कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। अगर ये ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाते हैं तो आपने कितने शेयर्स दिए हुए हैं, 5 लाख शेयर्स, और एक शेयर के पैसे कितने हैं, 1.45। तो आपको पैसे कितने मिलेंगे, एम्प्लॉय हमें एक शेयर के देगा ₹1.45, $1.45, और टोटल वो हमसे शेयर्स लेंगे 5 लाख। ओके, तो पैसे हमें मिलेंगे $7,25,000। वैसे आज शेयर एक है कितना, कितने का, एवरेज हमारे शेयर की वैल्यू है 3.2। तो $7.25 में 3.2 के हिसाब से कितने शेयर्स आने चाहिए थे, बारह 16 लाख से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हो कि 5 लाख शेयर्स इतने के मिलने चाहिए थे। मैं अभी ऐसा नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि $7.25 में कितने शेयर्स मिलने चाहिए थे। अगर एक शेयर $3.2 का है तो $2,26,560। ठीक है, मैं राउंड अप फिगर ले रहा हूं। दैट मीन्स कि जो पैसे मुझे मेरे एम्प्लॉइज देंगे वो 2,26,560 शेयर्स के बराबर पैसे हैं। जबकि मैं इनको शेयर्स दूंगा कितने, इन पैसों में, वादे के मुताबिक मैं इनको 7.25 लाख में कितने शेयर्स दूंगा, 5 लाख शेयर्स, जिसमें से 2,26,560 शेयर्स के तो वो मुझे पैसे दे रहे हैं। मुफ्ता शेयर्स कितने, फ्री में कितने दे रहा हूं, $2,73,440। ये हो गए हमारे फ्री के शेयर्स। तो डायल्यूटेड ईपीएस हम निकालेंगे,
3.85 मिलियन। रिमेंबर, शेयर ऑप्शंस की वजह से अर्निंग्स पे कोई भी फर्क नहीं आता। डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितने हैं, 6.5 मिलियन, और डायल्यूटेड कितने हैं, 2,73,440। फिर देखें हमारा ईपीएस कितना हो जाएगा। तो वारिस का आंसर है, प्लीज वेरीफाई कर भी लीजिएगा, 86.84। तो शेयर ऑप्शंस की डायल्यूशन हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखें, कहता है एंटिटी पी had total earnings during year 3 of $1,030,000. It has 5 million ordinary shares in issue. There are outstanding share options on 400,000 shares, which can be exercised at a future date at an exercisable price of 2.50 each. The average market price of shares in entity P during year 3 was $4. आपने diluted EPS calculate करके बताना है. Waiting for your answer. ठीक है, alright, we have answers. पहले आप लोगों ने क्या किया, 4 लाख शेयर्स है और एम्प्लॉय हमें देंगे ₹2.5 ईच, तो पैसे हमें मिलेंगे 1 मिलियन। अगर एक शेयर वैसे ₹4 का चला है पूरे साल एवरेज, तो 10 लाख रुपए में मिलेंगे 2.5 लाख शेयर्स। 2.5 लाख शेयर्स के पैसों में हम देंगे 4 लाख शेयर्स, तो 1.5 लाख शेयर्स हो गए डायल्यूशन। अच्छा, 50 लाख शेयर्स हमारे ऑलरेडी हैं, 1.5 लाख शेयर्स हमारे डायल्यूटिव शेयर्स आ गए। ठीक है, तो ये आ गया 51,50,000 के टोटल शेयर्स और 1,30,000 की अर्निंग्स, तो डेप्स बन जाएगा हमारा 20 सेंट्स। ओके, ये हमने पढ़ लिया शेयर ऑप्शंस। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होते हैं शेयर ऑप्शंस, दूसरे होते हैं शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स का मकसद क्या होता है कि जिस तरह अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदें, उसके साथ कंपनी आपको शेयर वारंट्स भी दे दे, तो अब आपके पास बेसिकली दो चीजें हैं। जो कंपनी का बॉन्ड आपके पास है, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो रिडीम होंगे अपने टाइम पे, ये आपका अलग हिसाब किताब हो गया। वारंट्स में आपके पास बेसिकली शेयर ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके तहत आप कंपनी को एक एक्सरसाइजेबल रेट पे करेंगे और आप कंपनी से खरीदेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू शेयर ऑप्शंस। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये डेट के साथ अटैच होता है। तो आपने जो कंपनी को के बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसके पैसे कंपनी आपको अलग देगी,
और आप जो कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे उसके पैसे आप कंपनी को अलग से देंगे। तो इंपैक्ट इन दोनों का बिल्कुल सेम आता है। फेयर? तो हम डायल्यूटिव शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देखेंगे कि कैश इक्विवेलेंट टू शेयर्स कितनी है। ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जितना भी कैश हमें मिलेगा डिवाइडेड बाय कंपनी की एवरेज शेयर प्राइस है, और उसको हम कंपेयर करेंगे कि ऑप्शंस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम दे रहे हैं। जो डिफरेंस होगा वो बन जाएंगे नेट डायल्यूटिव शेयर्स। ठीक है, अब लास्ट चीज हम कवर करते हैं, उसके बाद हमारा ईपीएस अभी वाइंड अप हो गया। आपने ये देखना है कि किसी अरेंजमेंट की वजह से ईपीएस डाइल्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जहां तक ईपीएस डाइल्यूट होता जाएगा आप उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को अकाउंट फॉर करते जाएंगे, और जहां ईपीएस की डाइल्यूशन नहीं होगी आप उसको वहां पे रोक देंगे। मसलन इस क्वेश्चन से आप देख लेंगे, पोटेंशियल शेयर्स आर नॉट डाइल्यूटिव। ओके, इस चीज को देखेंगे आप। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to entity Q for the year ended 31 December year 5। कंपनी के पास ऑर्डरी शेयर्स कितने हैं 1 मिलियन, और अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं 1.5 मिलियन। पहले मुझे बताएं कि कंपनी का बेसिक ईपीएस कितना है। ओके, तो 15 सेंट्स हमारा बेसिक ईपीएस है। उसके बाद हमारे शेयर की जो एवरेज वैल्यू चली है पूरे साल में वो $8 चली है। पोटेंशियल ऑर्डरी शेयर्स के तहत हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, 6 लाख ऑप्शंस हैं विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ $6। इस अरेंजमेंट से मुझे बताएं डायल्यूटिव शेयर्स कितने हैं। 6 लाख ऑप्शंस हैं, $6 का एक है, एवरेज जो मार्केट में हमारी वैल्यू चली है शेयर की वो $8 है। आप मुझे बताएं कि हमारा डायल्यूटिव नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। डायल्यूटिव 150 है या 450 है दिवेश? हमने करना क्या है, 600,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये पैसे हो गए 36 लाख। 36 लाख डिवाइडेड बाय 8, करेक्ट। तो ये 36 लाख रुपए 4.5 लाख रुपयों के बराबर है, शेयर्स के बराबर, सॉरी। और मिलेंगे इसमें 6 लाख शेयर्स, तो 1.5 लाख शेयर डायल्यूटिव है। देवेश क्लियर है? हाँ, आपने माइनस नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप देखिए कि पहले पहले जो ऑप्शंस हैं इनसे आपकी अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा, 0। और नंबर ऑफ शेयर्स में क्या इजाफा होगा, 1.5 लाख। यानी डेफिनेटली आपका ईपीएस तो डाइल्यूट करेगा ही करेगा ये। अब नंबर 2 पे आते हैं। उसके अलावा हमारी कंपनी के पास 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। कितने मिलियन डॉलर्स के? 5 मिलियन डॉलर्स के। 5 मिलियन डॉलर्स पे अगर 4% इंटरेस्ट है तो कितना बन रहा है कूपन?
50 लाख का 4%, करेक्ट, 2 लाख. Each bond is convertible in year 10 into ordinary shares at a rate of 40 new shares for every $100 of bonds. अगर एक बॉन्ड की पार वैल्यू $100 है तो 50 लाख के कितने बॉन्ड्स होंगे? ठीक है. और हर बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 40 शेयर्स में. तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने मिलेंगे? तो हमने क्या किया, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 40 शेयर्स, 2 मिलियन शेयर्स. ठीक है. अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स में 2 मिलियन का इजाफा होगा, जबकि अर्निंग्स में कितनी सेविंग होगी? यहां एक लास्ट चीज देख लें, टैक्स रेट 30% है. तो 5 मिलियन का 4%, 2 लाख आपने निकाला. 2 लाख पे 30%, 60,000 रुपए का टैक्स भी बच जाएगा. तो अर्निंग्स पे नेट इंपैक्ट कितना आएगा? 1,40,000. ठीक है. तो 1,40,000 से आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, डिवाइडेड बाय 2 मिलियन से आपके शेयर्स बढ़ेंगे. तो अगर 1,40,000 को डिवाइड करते हैं 2 मिलियन से, तो ईपीएस आता है 0.07, सॉरी. यानी आपका ईपीएस 7 सेंट से गिरेगा. लास्ट 1 मिलियन 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ $1 ईच. तो 1 मिलियन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, $1 का एक है, यानी $1 मिलियन के हो गए. उसका 7% है इंटरेस्ट. 1 मिलियन का 7% कितना बना? 70,000. Each preference share is convertible in year 9 into ordinary shares at the rate of 1 ordinary share for every 2 preference shares. तो आप मुझे बताएं कि 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स के सामने ऑर्डनरी शेयर्स कितने मिलेंगे? ₹5,00,000. ठीक है अमृता, दुरुस्त है. क्योंकि 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, हर 2 प्रेफरेंस शेयर्स पे एक ऑर्डनरी शेयर है, तो 5 लाख ऑर्डनरी शेयर्स मिलेंगे. और प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड्स पे टैक्स सेविंग तो होती नहीं. तो 70,000 से आपकी अर्निंग्स सेव होंगी और 5 लाख से आपके शेयर्स बढ़ेंगे. अच्छा, अब इसका एक एक करके इंपैक्ट लाते हैं. पहला इंपैक्ट लेके आओ शेयर ऑप्शंस का. शेयर ऑप्शन से आपकी अर्निंग्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑर्डनरी शेयर्स में आपने इजाफा कैलकुलेट करके बताया था 1.5 लाख का. तो हम पहले स्टेप के बाद डीपीएस डेप्थ कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,150,000, सॉरी 10,150,000. मुझे बताओ कि शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज होने के बाद हमारा ईपीएस कितना हो जाएगा? ऑलराइट, तो हमने पहला स्टेप क्रॉस किया. जब हम शेयर ऑप्शंस की तरफ आए तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में 1.5 लाख का इजाफा हुआ और अर्निंग में किसी किस्म का कोई इंपैक्ट नहीं आया. तो हमारा बेसिक ईपीएस आपने मुझे कितना बताया था? $0.15. सही है. और ये हो गया 14.78 सेंट्स. गिरा या नहीं गिरा?
गिरा तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे। ये हो गया पहला स्टेप, यानी डायल्यूशन हो रही है ऑप्शंस की वजह से, तो हम डायल्यूशन शो करेंगे। दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। अब दोनों एक साथ चलेंगे, क्यूमुलेटिव है। 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 5 मिलियन का 4% आपने निकाला था 2 लाख, 2 लाख पे 30% आपने टैक्स निकाला था 60,000, तो आपकी अर्निंग में इजाफा कितना हो रहा था? 1,40,000। अब आप क्या करें, 15 लाख की अर्निंग्स है, उसमें 1,40,000 प्लस कर दें, डिवाइडेड बाय शेयर्स में 10 मिलियन ऑलरेडी है, प्लस 150,000 ऑप्शंस वाले शेयर्स, प्लस इसकी वजह से जो भी शेयर्स आ रहे हैं। इसके आपने नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितने बताए थे? 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 मिलियन बताए थे शायद आपने। ठीक है, तो अर्निंग्स में प्लस कर दें 1,40,000, शेयर्स में प्लस कर दें 2 मिलियन इसके, और 150 वाले पहले से ही है। ओके, तो आपका अब इंपैक्ट आ रहा है, ईपीएस हो रहा है 13.49, यानी 13.5 सेंट्स का। सही है, एग्रीड है देवेश? जवेरिया चेक करो। ओके, तो हमारा ईपीएस मजीद गिरा, तो हम इसको भी रिपोर्ट करेंगे। अब तीसरे स्टेप को शामिल करते हैं। 1 मिलियन 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इससे आपकी अर्निंग्स में कितना इजाफा होगा? 70,000 का, और शेयर्स में कितना इजाफा होगा? 500,000 का। अब आप तीनों इंपैक्ट डालें। अर्निंग्स में 1.5 मिलियन प्लस शेयर ऑप्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं है, 0, प्लस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का आपने इंपैक्ट दिया 1,40,000, प्लस 70,000 प्रेफरेंस शेयर्स के, डिवाइडेड बाय 10 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी हैं, प्लस 1,50,000 आपने ऑप्शंस के दिए, प्लस 2 मिलियन शेयर्स आपने कन्वर्टेबल के दिए, प्लस 5 लाख शेयर्स इसके। ये सारे इंपैक्ट डाल के देखो, अब आपका डेप्स कितना हो रहा है? वारिस से 13.51 हो रहा है। ओके, 13.51 हो रहा है। आप देखें, इससे पिछले स्टेप में आपका डेप्स कितना था? 13.49 था, अब हो रहा है 13.51, यानी आखिरी वाला ऑप्शन डाइल्यूटेड ईपीएस को थोड़ा बेहतर कर रहा है, गिरा रहा नहीं है। तो जो भी ऑप्शन या जो भी पोटेंशियल शेयर्स हमारे ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस को बेहतर करेंगे, हम उसको नॉट डाइल्यूटिव लिख देंगे। ठीक है, उसको कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये देख लें एक नजर। ऑप्शंस आ गए, अर्निंग में इजाफा 0, शेयर्स में इजाफा 1.5 लाख। ये आ गया नंबर 1 पे, यानी ये क्योंकि डेफिनेटली डाइल्यूशन करेगा। कन्वर्टेबल को कन्वर्ट करने से 1,40,000 पे अर्निंग्स बढ़ रही हैं, 20 लाख से शेयर्स बढ़ रहे हैं, इंपैक्ट आ रहा है 0.07 का, यानी ये हमारे ईपीएस में 7 पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हमने रखे, 70,000 का डिविडेंड बचेगा, 5 लाख के शेयर ऑप्शन शेयर्स आएंगे, यह आ गया 0.14। अब आप एक एक चीज को इंपैक्ट देते जा रहे हैं। बेसिक ईपीएस 15 सेंट्स का, सिर्फ हमने ऑप्शंस को शामिल किया तो 14.78 हो गया, कन्वर्टेबल को शामिल किया तो 13.5 हो गया, और जब हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रख रहे हैं तो 13.52 हो रहा है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि इट इज नॉट डाइल्यूटिव। तो मैं जो प्रॉफिट लॉस के अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट करूंगा वो कौन सा वाला होगा? 13.50 वाला होगा। उसमें वो तमाम तरह ऑप्शन शामिल नहीं करने जो ईपीएस को बेहतर भी कर रहे हो, हम सिर्फ वो ऑप्शन शामिल करेंगे जो ईपीएस को डाइल्यूट कर रहे होंगे। ठीक हो गया? फिर ये इस लेवल का क्वेश्चन F7 में आता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अभी एक शो कर दिया था।
बाकी ये इसके एग्जाम किट के अंदर ये 119 ऑनवर्ड्स ईपीएस के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। इसकी जो थ्योरेटिकल एलिमेंट्स हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। आज ईपीएस हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मुलाकात करते हैं, और अब जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, आईएएस 37, आईएएस 10 वगैरह, हम उन चीजों को फिर कल की क्लास से कवर करेंगे।